और दूसरा जो परिवर्तन हुआ तो भारतेंदु युग के एकांकियों में संस्कृत परंपरा के अनुसार उसमें प्रस्तावना, नांदी, मंगलाचरण, भरतवाक्य, सूत्रधार, नट नटी का उल्लेख द्विवेदी युग के एकांकियों में नहीं है। ये कह सकते हैं कि ये एकांकी भारतेंदु युग की तुलना में थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन फिर भी ये जो आधुनिक एकांकी का समय आता है वो बाद में आता है और उसको विद्वान 1929-30 से मानते हैं कि आधुनिक एकांकी का मतलब पाश्चात्य शिल्प कला के दृष्टि से या पाश्चात्य शिल्प कला को ध्यान में रखते हुए लिखे गए एकांकी, और उनकी शुरुआत ये 1929-30 से मानी जाती है। अब यही एक सवाल उठता है कि हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाए, तो इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग 1929 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के एकांकी एक घूंट को प्रथम एकांकी मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वान उसको प्रथम एकांकी मानने के पक्ष में नहीं हैं कि आधुनिक तकनीक यानी शिल्पकला का थोड़ा उसमें निर्वाह तो है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है इस क्योंकि प्रसाद जी स्वयं संस्कृत के पंडित थे और उसका प्रभाव उसमें पूरी तरह परिलक्षित होता है। ज़्यादातर लोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी बादल की मृत्यु नामक एकांकी को मानते हैं, क्योंकि उसमें आधुनिक तकनीक, आधुनिक समस्याएं व्यक्त की गई हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 1935 में प्रकाशित भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी संग्रह कारवां से आधुनिक हिंदी एकांकी की शुरुआत मानते हैं। खैर, ये तो अपने अपने मत, अपना दृष्टिकोण है, लेकिन निष्कर्ष यही है कि 1929, 30, 35 का जो दौर था वो हिंदी आधुनिक एकांकी के आरंभ का दौर था, और उसके बाद अनेक एकांकीकार हुए और धीरे धीरे करके एकांकी के स्वरूप में परिष्कार होता गया, एकांकी का स्वरूप परिष्कृत होता गया। इसी बीच इसी विकास के दौर में 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक आता है। हंस के एकांकी विशेषांक ने हिंदी एकांकी लेखन को बहुत गति दी। उसमें तरह तरह के नए लेखकों से उसके संपादक श्रीपत राय ने प्रोत्साहित करके तरह तरह के विषयों से अलग अलग ढंग के एकांकी लिखवाए, और उस हंस के उस एकांकी संग्रह ने हिंदी एकांकी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद जो एक घटना होती है कि 1936 में दिल्ली में आकाशवाणी की स्थापना और 1938 में लखनऊ में आकाशवाणी की स्थापना। आकाशवाणी ने हिंदी एकांकी लेखन को बहुत गति दी। अलग अलग विषयों पर एकांकी लिखे गए, और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि एकांकी का एक अलग भेद, जिसको ध्वनि एकांकी विद्वानों ने नाम दिया है। ध्वनि एकांकी एक तो जो रंगमंच पर दिखाए जाने वाला यानी दृश्य एकांकी,
और दूसरा ये ध्वनि एकांकी हो गया। ध्वनि एकांकी के बहुत सारे लेखक हुए। ध्वनि एकांकी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उस समय के जो प्रतिष्ठित एकांकीकार थे उन लोगों ने भी अपने मंची या दृश्य एकांकी को ध्वनि एकांकी के रूप में नए ढंग से लिखा और उसे प्रसारित करवाया आकाशवाणी से। एक तरह से देखा जाए तो 1935 से 1965 तक का समय हिंदी एकांकी के उत्कर्ष का काल माना जा सकता है। वैसे एकांकी आज भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो स्थिति या वो तीव्रता उतनी नहीं है। उनमें भी ज़्यादा एकांकी ध्वनि एकांकी यानी आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले एकांकी लिखे जाते हैं। कारण उसका यह है कि दूसरे एकांकी को तो पत्रिकाओं में या किताबों में छपवाना पड़ेगा, और ध्वनि एकांकी में तो एकांकीकार ने एकांकी लिखा और आकाशवाणी को दे दिया और कम समय में आकाशवाणी से वो प्रसारित हो जाता है। तो इस तरह से देखें तो एकांकी आज भी लिखा जा रहा है और उसमें नई नई समस्याएं उपस्थित की जा रही हैं। धन्यवाद डॉक्टर मिश्र जी। अभी डॉक्टर मिश्र जी ने हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास की बात की है। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु युग के एकांकीकारों का तो नाम लिया, लेकिन द्विवेदी युग के एकांकीकार जिस तरह से इन्होंने बताया वह बात सही भी है, और सही इस दृष्टिकोण से है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी रेडियो का विकास, इलेक्ट्रिसिटी का विकास, और दूसरी स्थिति यह है जो कर्टन रेजर की बात इन्होंने की, पट उन्नायक या पट उत्तापक, अगर यह टेक्निक भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में उपयोग की जाती तो एकांकी का एक नया स्वरूप हमारे सामने उभरता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इन्होंने मंकीज पा से शुरू करके 1936 तक के दौर की बात आपसे की है। मैं यहाँ पर संकलन त्रय को केंद्र में रखते हुए प्रमुख एकांकीकारों में द्विवेदी युग के जो एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट, इनके जो चूँकि द्विवेदी युग की अपनी सीमाएं भी हैं और उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उदय शंकर भट्ट ने जो एकांकी लिखे उनमें समस्या का अंत, 4 एकांकी नाटक, अभिनव एकांकी, अस्तोदय, पर्दे के पीछे, स्त्री का दृश्य, कालिदास, धूमशिखा, आदिम युग तथा अन्य नाटक, जवानी और 6 एकांकी, 7 प्रहसन, आज का आदमी, अंधकार और प्रकाश आदि एकांकी उनके प्रकाशित हैं। गिरती दीवारें उन्हीं का ही एकांकी है, जो सामंती व्यवस्था किस तरह से विदा हो रही है और नई व्यवस्था आधुनिकता किस तरह से आ रही है, इस दृष्टिकोण से गिरती दीवारें उनकी खास तौर से ध्यान देने योग्य एकांकी है। उदय शंकर भट्ट एक ऐसे एकांकीकार हैं जिन्होंने मनोभाव चित्तवृत्तियों को व्यक्त करने के लिए जो पात्रों का सृजन किया है, स्थान, काल और कार्य की जो अन्वित बनाई है, वो अपने आप में भारतीय है। हो सकता है कि ये द्विवेदी युग का प्रभाव हो, ऐसा विद्वानों का मत है। हालांकि इन्हें प्रमुख एकांकी कार्य के रूप में लोग गिनते नहीं हैं। फिलहाल एकांकी के विकास के अंतर्गत कालक्रमानुसार हम इनकी एकांकियों को पढ़ें, सामाजिक ऐतिहासिक परिवेश को देखें और सामंती व्यवस्था कैसे जा रही है और आधुनिकता कैसे जा रही उस पर भी नज़र डालें, तो निश्चित रूप से इनके एकांकी हमें महत्वपूर्ण लगेंगे। भगवती चरण वर्मा हालांकि कवि भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। यहाँ हमें उनकी एकांकियों पर बात करनी है। उनकी जो एकांकी है, सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, चौपाल में, 2 कलाकार, तारा, हालांकि ये तारा उनका पद्य एकांकी है, बुझता दीपक, एकांकियों में से सबसे अच्छी एकांकी सबसे बड़ा आदमी ज़्यादा चर्चित है। उन्होंने सामाजिक वैषम्य, जैसा कि उन्होंने अपने उपन्यासों और कविताओं में प्रकाश डाला है, उसी तरह से उन्होंने एकांकी विधा में भी सामाजिक वैषम्य, विरोध का आभास बराबर कराते हैं। और सबसे बड़ा आदमी जो इनकी एकांकी है, या मैं और केवल मैं,
उनके शीर्षक से भी पता चल जाता है कि उनमें कार्य, काल और स्थान की अनुमति तो है, लेकिन सामंती व्यवस्था में किस तरह से दबे तौर पर विद्रोह फूट रहा है, ये भी खास तौर से देखने लायक है। चाहे कथा वस्तु हो, चरित्र चित्रण हो, संवाद योजना हो आदि के कुशलतापूर्वक निर्वाह के साथ साथ रंगमंच तथा अभिनेता के गुण भी इनकी एकांकियों में विद्यमान हैं। भले ही उनकी एकांकियों पर प्रकाश न डाला जाए या विद्वान लोग चर्चा न करें, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें भगवती चरण वर्मा को की एकांकियों का अध्ययन करना चाहिए। अगले एकांकीकार हमारे सामने भुवनेश्वर जी आते हैं। भुवनेश्वर के 2 एकांकी संग्रह, एक कारवां और भुवनेश्वर की रचनाएं प्रकाशित हैं। इन पर इब्सन, बर्नार्ड शॉ और फ्रायड से प्रभावित यथार्थवादी समस्यापूर्ण एकांकियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन बहुत से आलोचकों का यह भी कहना है कि भुवनेश्वर में मौलिकता नहीं है, भुवनेश्वर ने अनुकरण ज़्यादा किया है। लेकिन संकलन त्रय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भले ही रामकुमार वर्मा का एकांकी बादल की मृत्यु 1930 में प्रकाशित हुआ हो और कारवां 1935 में प्रकाशित हुआ हो, लेकिन एकांकी कला के दृष्टिकोण से भुवनेश्वर का एकांकी कारवां प्रथम एकांकी माना जाता है। हम रामकुमार वर्मा पर आगे चल कर के बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो उनमें एक सफल टेक्निक भी है। वे जीवन में तमाम आकस्मिकताओं को, एक्सीडेंटल जो अप्रोच होते हैं, उनको महत्व देते हैं और वे पाश्चात्य और भारतीय जो नाट्य परंपरा है, जिसे दृश्य परंपरा के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं, उसे इस तरह से संग्रथित करते हैं कि समग्र वस्तु से सहृदय या पाठक रूबरू होता है। इसीलिए उनकी एकांकियों में जितना कुछ कहते हैं उससे कहीं अनकही छोड़ देते हैं। जो अनकहा रहता है उसी का अर्थ सबसे अधिक मन को छूता है। ये भुवनेश्वर की अपनी वैयक्तिक जिंदगी भी रही है इस तरह से, और उनकी एकांकियों के पात्र, वस्तु स्थिति, वातावरण और संकलन त्रय का संगठन इस तरह से हुआ है कि भुवनेश्वर बिल्कुल अलग नई अंदाज के एकांकीकार हमारे सामने आते हैं। अगले एकांकीकार के रूप में हम रामकुमार वर्मा की बात करेंगे, जिन्होंने पृथ्वीराज की आँखें, कुड़ाल, रेशमी टाई, चारुमित्रा, शिवाजी, रूपरंग, दीपदान, कौमुदी महोत्सव आदि एकांकियों की रचना की। सवाल इस बात का है कि इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, पारिवारिक, समस्यामूलक हर तरह के एकांकी लिखे हैं, लेकिन दीपदान या चारुमित्रा उनकी ऐसी एकांकियां हैं जिन एकांकियों को ऐतिहासिकता के साथ वर्तमान संदर्भ अपने आप फूटता है। उन्होंने संकलन त्रय का भी इस तरह से ताना बाना बुना है और रंगमंचीयता का इतना ध्यान रखा है, क्योंकि उस समय रेडियो नाटक शुरू हो चुके थे, फिल्में भी आ रही थी। इन फिल्मों और रेडियो नाटक के चलते रामकुमार वर्मा काफ़ी सधी एकांकियाँ लिखी और उन्होंने हमें यह बताया कि तनाव या संघर्ष की चरम सीमा तथा आकस्मिक परिवर्तन उनके नाट्य एकांकियों की खास विशेषता रही है। उनके सदे हुए मार्मिक संवादों के साथ काव्य भाषा का प्रयोग एकांकी की सहजता में कभी कभी बाधक भी आता है, क्योंकि रामकुमार वर्मा भी कवि हैं, इसलिए निश्चित रूप से नाट्य भाषा उपमान और रूपकों को प्रायः नाट्यास्पद बनाती है। उसका चरित्र सार्वजनिक होता है और होना चाहिए। मन की गहराई को उजागर करने और आदर्श को प्रतिष्ठित करने के दृष्टि से वे महत्वपूर्ण एकांकी हैं। दीपदान में आप देखें पन्नाधाय का, या चारुमित्रा में चारुमित्रा का, या पृथ्वीराज की आँखें, या अन्य एकांकियों में रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव, अलग अलग संदर्भ हैं, लेकिन अलग अलग संदर्भ होने के साथ ही साथ, ऐतिहासिक होने के साथ ही साथ उनका जो प्रवर्तमान सरोकार है वो भी कहीं न कहीं
मेल खाता है और अभिनेता रंगमंचीयता तो उनमें है ही। आगे चल कर के उपेंद्र नाथ अश्क एकांकी साहित्य में पदार्पण करते हैं। हालांकि उपेंद्र नाथ अश्क एक उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी जो एकांकी प्रकाशित हैं उनमें देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, साहब को जुखाम है, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, सूखी डाली, भंवर एवं चिलमिल चर्चित एकांकी हैं। पाश्चात्य टेक्निक अपनाना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि कोई भी विधा हो उसमें मानवीय चित्तवृत्तियों का ही प्रत्यायन किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है। इसलिए उन्होंने उर्दू या अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के शब्दों को बड़ी सरल सहज अभिव्यक्ति दी, और उसका कारण यही था कि उनकी जो एकांकी है वह एकांकी ज़्यादा संप्रेषणीय बने और ज़्यादा से ज़्यादा सहृदय एकांकी देखने आए या पढ़ें। इसीलिए उन्होंने सामाजिक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक अनेक तरह के कलात्मक प्रयोग किए। उन्होंने आज के व्यक्ति के खोखलेपन पर भी व्यंग्य और परिहास किया। जीवन की वेदना, कसक, तड़पन आदि का यथार्थ निरूपण भी किया है। यों देखा जाए तो प्रसाद के बाद हिंदी नाटक या हिंदी एकांकी को जो नई दिशा में उत्थान हुआ है उसमें अश्क जी उसके प्रमुख प्रतीक और स्तंभ माने जाएंगे, क्योंकि शायद ही अन्य किसी एकांकीकार ने नई पद्धति को इतनी लगन के साथ अंगीकार किया है और इतने परिश्रम के साथ संवारा है। जोंक आप देख लीजिए, मध्य वर्ग में अगर शहर में कोई मेहमान आता है तो मतलब वो रहना चाहता है, क्योंकि शहर की अपनी सीमाएं होती हैं। यहाँ उस मध्यवर्गीय चेतना के माध्यम जोंक की तरह लिपटा हुआ है मेहमान, लेकिन जो मकान मालिक है वो चाहता है कितना जल्दी जाए। या उनकी दूसरी एकांकी सूखी डाली में आप देखिए किस तरह से परिवार टूटता है।